हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को हिंदी भाषा में, आसान भाषा में अच्छे से समझाया जाता है। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो करेंगे। ये आपकी क्लास 8 सीबीएसई का साइंस का चैप्टर 2 है। आई होप मैं अभी तक आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने आपकी डे टू डे लाइफ है, इसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना होगा। मतलब वो छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारे आसपास अलग अलग चीज़ों पे रहते हैं। तो वो क्या हमारे दुश्मन हैं, क्या वो हमारे दोस्त हैं, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब आपने कई प्रकार के पेड़ और पौधे अभी तक देखे होंगे और जानवरों को भी देखा होगा। However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. इसके अलावा भी हमारे आसपास कुछ ऐसे जिंदा जीव जंतु हैं जिनको कि हम सीधे अपनी आंखों से नहीं देख पाते। These are called micro organisms और microbes. इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं और माइक्रोब्स। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि रेनी सीजन बारिश के मौसम में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, जो सीलन पकड़ी हुई ब्रेड होती है, इट गेट्स स्पॉइल्ड, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। और जो उसकी सतह है उस पर ग्रे और सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इन जो धब्बे हैं इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आप अगर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे काले रंग के गोल गोल रेशे से उगे हुए दिखेंगे। डू यू नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर। क्या आपको पता है कि ये क्या है। एंड वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, और ये कहाँ से आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप हम अपना पॉइंट स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आप थोड़ी सी गीली मिट्टी खेत में से लें, उसे एक बर्तन में डालें और उसमें पानी घोलें। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर जब आपकी जो मिट्टी घोलने के बाद वो मिट्टी जब नीचे सतह पे बैठ जाए तो जो ऊपर पानी रहेगा मटमैला, आप उसमें से एक बूंद पानी लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे हिलते हुए स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब आप एक तालाब से थोड़ा सा पानी लें, स्प्रेड इट ऑन अ ग्लास साइड, उसे एक ग्लास की स्लाइड पे, कांच की स्लाइड पे डालें। एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, और उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वहाँ भी आप उस पानी में छोटे छोटे जीव जंतु देखेंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको इन सब में छोटे छोटे जीव जंतु हिलते हुए दिखेंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, ये हमें बताते हैं कि जो पानी है और जो मिट्टी है इसमें छोटे छोटे जीवाणु भरे रहते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। चाहे हम उनमें से सबको सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में नहीं ले पाते, पर फिर भी पानी या मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव जंतु है वो रहते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। मतलब ये जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये इतने छोटे होते हैं
कि हम इनको सीधे अपनी आँखों से नहीं देख पाते, हमें उसके लिए या तो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. इनमें से जो कुछ हैं जैसे कि ब्रेड पे उगने वाली जो फंगस है ये सब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जो बाकी हैं बहुत बारीक हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीवाणु कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ये जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, अब यह बहुत छोटे जीव जंतु हैं, इनको हम 4 ग्रुप्स में बांटते हैं। ये है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। तो ये 4 ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4। तो इनमें से जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आगे आपको फिगर्स में दिखेंगे अगले पेज पे। तो सब वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला है, ये जो वायरसेस होते हैं दे आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनकी ये खासियत होती है कि जहाँ रहते हैं सिर्फ उन्हीं जीव जंतुओं के ऊपर अपने बच्चे पैदा करते हैं। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है ये जो वायरस है ये किसी बैक्टीरिया पे रहते हों तो भी उसी के ऊपर ही अपने बच्चे पैदा करेंगे, ये किसी प्लांट के ऊपर रहते भी हो सकते हैं तो उसके ऊपर ही अपने बच्चे पैदा करेंगे, या ये वायरस जो है किसी एनिमल के ऊपर रहते हो सकते हैं तो उसी के ऊपर ही अपने बच्चे पैदा करेंगे। सम ऑफ द कॉमन वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। तो जो कुछ वायरस हैं वो फिगर 2.5 में भी दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। जो हमारी ज़िंदगी में आम बीमारी है जैसे कि सर्दी होना, ज़ुकाम होना या फिर खांसी होना, ये सब वायरस की वजह से ही होता है। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जब बहुत भयंकर बीमारियां भी जैसे कि पोलियो हुआ, चिकन पॉक्स हुआ या फिर आजकल हम कोरोना वायरस के एग्जांपल लेंगे, ये सब भी वायरस के द्वारा ही होता है। तो डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases। भयंकर डिजीजेस जैसे कि दस्त लगना या फिर मलेरिया होना, ये सब प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, जबकि टाइफाइड और जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7। तो कुछ इन सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में कुछ कुछ तो आपने अपनी क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा है। अब ये देखिए आपकी फिगर 2.1 है, इसमें ये स्पाइरल बैक्टीरिया दिखाया गया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। फिगर 2.2 में आपको एल्गे दिखाई गई है जैसे कि ये है, और स्पाइरोगायरा है। फिर उसके बाद 2.3 में प्रोटोजोआ दिखाए गए हैं जैसे पैरामेक्टम है या फिर एमीबा है। और फिर 2.4 में आपको फंगी दिखाई गई है जैसे कि ब्रेड मोल्ड के ऊपर, जो ब्रेड के ऊपर उगी है, ये पेंसिलियम है या फिर ये एस्परगिलस है। तो इस तरह से ये अलग अलग बैक्टीरिया आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गे एंड फंगी। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु है ये एक सेल के भी हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है वो हमेशा एक सेल से बना होता है। सम एल्गे, कुछ एल्गे जो होती हैं वो भी एक सेल से बनती हैं, या प्रोटोजोआ, और कुछ जो प्रोटोजोआज होते हैं वो भी एक सेल से बनते हैं, और मल्टी सेलुलर या फिर ज़्यादा सेल्स के भी बने हुए हो सकते हैं जैसे कि कुछ एल्गे एक सेल से बनती है और कुछ एक से ज़्यादा सेल से। एंड फंगी या फिर फंगी जो होती है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट
to hot springs and deserts to marshy lands। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर तरह के मौसम में रह लेते हैं, चाहे वो चाहे वो ठंडा बर्फीली जगह हो या फिर गर्म जगह हो जहाँ पे गर्म पानी के झरने बहते हों, डेजर्ट्स हों यहाँ जहाँ पे रेगिस्तान हो, या फिर मार्शी लैंड्स जहाँ पे खूब हरियाली भरी जगह हो। दीज आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ सतह के बाहर ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी और इंसान के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर जीवित रहते हैं, उनके ऊपर रहते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो फ्रीली मतलब आज़ादी से भी अलग से रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा कैन लिव अलोन। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जैसे कि एमीबा ये अकेले रहते हैं, जबकि जो फंगी और बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनी। जबकि फंगी होती है या फिर जो बैक्टीरिया है ये सब कॉलोनी मतलब समूहों में रहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है ये पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। तो इनके बीच में से जो कुछ हैं वो तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो हमारे लिए खतरनाक बीमारियां लेके आते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंडली मतलब जो दोस्त हैं, जो हमारे फ़ायदे में हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब ये जो छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं ये अलग अलग कारणों से हम लोग इन्हें प्रयोग में लाते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो इनको हम प्रयोग में लाते हैं क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, यही सूक्ष्म जीवाणु ही हैं जिनको हम सालों से शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। तो इनको जो है मौसम की जो हमारा वातावरण है उसकी सफाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो हरा वेस्ट रहता है, जो हरी चीज़ें रहती हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स हुआ, जो सब्जियों के छिलके हुए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं उनकी जो मांस वगैरह बचा रहता है सड़ा हुआ वो हुआ, फीसिस जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हुआ या जो जानवरों का एक्सक्रीटा, जो जानवरों का गोबर वगैरह हुआ। ऑल दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो इन सभी को जो बैक्टीरिया होता है वो ब्रोक डाउन करता है, मतलब इनको जो है यूजेबल सब्सटेंसेस, वो इन सब चीज़ों को जो बैक्टीरिया है वो नष्ट करके ऐसे पदार्थों में बदल देता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, यानी खाद बना देता है। रिकॉल द बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो आपको उस बैक्टीरिया के बारे में भी सोचना चाहिए, या कुछ तरह का जो बैक्टीरिया है वो दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो जो अगर हम खेती बाड़ी की बात करें तो खेती बाड़ी में जो ये बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्स करके जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को सॉलिड से हवा में जो नाइट्रोजन रहती है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में लेके आता है, और उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7, आपने अभी तक क्लास 7 में ये सीखा होगा, दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो दूध है वो बैक्टीरिया की सहायता से ही हम उसको दूध को दही बनाते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो दही होता है इसमें कुछ छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस
प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये दही में जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया रहता है वही दही दूध को दही में बनाने में सहायता करता है। इट हेल्प्स इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये दूध में बढ़ता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और वो इसको दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। यही बैक्टीरिया जो है वो चीज़ बनाने के लिए, पिकल मतलब अचार बनाने के लिए, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो बाकी की और खाने की चीज़ें हैं उनको बनाने में सहायता करता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा दैट इज़ सूजी इडलीस एंड भटूरास इज़ कर्ड। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हम सूजी की इडली बनाते हैं या फिर जब हम भटूरा बनाते हैं तो जो उनका बैटर होता है उसमें हम दही डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि जो दही का बैक्टीरिया है वो उसको जब हम कुक करें तो उसको वो सॉफ्ट बनाए और फूलने में सहायता करे। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी 2.3। टेक हाफ kg ऑफ आटा और मैदा एंड ऐड सम शुगर। थोड़ा सा आप आधा किलो आटा लें या मैदा लें, उसमें थोड़ी चीनी डालें एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। अब आप थोड़ा सा आटा लें, उसमें थोड़ी चीनी डालें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालें एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और आप उसको एक नरम डो बनाने के लिए गूंद लें। वट एंड मेक अ सॉफ्ट डो। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? तो आप 2 घंटे के बाद क्या देखेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपको वो जो आटे का मैदा है या आटा है वो आपको ऊपर उठता हुआ दिखेगा? यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। जो यीस्ट होता है ये जल्दी से बढ़ता है एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और बढ़ते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पैदा करता है। बबल्स ऑफ गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो वही जो गैस के बबल्स, जो गैस के बुलबुले होते हैं वो आटे में भर जाते हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसे फूला हुआ दिखाते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो इसी वजह से जो यीस्ट है वो ये जो बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जो अलग अलग चीज़ें पकाने की इंडस्ट्री है, जो बेकरीज है वहाँ पे ये प्रयोग में लाया जाता है ताकि इससे ब्रेड्स बने, पेस्ट्रीज बने या केक बने। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं, अब इनको हम इंडस्ट्री में मतलब कमर्शियल यूज़ मीन्स पैसे कमाने के लिए हम इनको कैसे प्रयोग में लाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में शराब बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और विनेगर मतलब सिरका बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। Yeast is also used for commercial production of alcohol and wine। तो ये जो यीस्ट है ये भी शराब और वाइन की कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब बड़े लेवल पे जब हम इसको बनाते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो उसमें इसको प्रयोग में लाया जाता है। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस। और इसी पर्पज़ के लिए या शराब बनाने के लिए जो यीस्ट है इसको घोला जाता है या इसको डाला जाता है कुछ अनाजों पे, जैसे कि गेहूँ हुई, चावल हुआ, या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस हुए, मतलब जो हमारे फ्रूट्स रहते हैं जब हम उनको पीस लेते हैं तो उनके बीच में यीस्ट मिलाया जाता है ताकि इससे जो है अलग मतलब जो यीस्ट है वो बढ़े और उसकी वजह से उन लिक्विड्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। नाउ टेक 500 ml ऑफ बीकर। अब यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी एक और समझाने के लिए। टेक 500 ml ऑफ बीकर फिल्ड इनटू 3/4 विद वाटर। अब आप एक बड़ा सा बर्तन लें 500 ml वाला, उसको आप 3/4 मतलब 3/4 पानी से भर दें। डिज़ोल्व 2-3 स्पून्स ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2 या 3 चम्मच चीनी डालें। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। अब आप इस
जो चीनी का घोल है इसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर, आधा चम्मच यीस्ट डालें। कीप इट कवर्ड इन द वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। अब आप इसको 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह पे छोड़ दें। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। अब आप इसको सूंघें। Could you get a smell? क्या आप जो स्मेल सूंघेंगे? This is a smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. अब ये जो स्मेल होगी ये शराब की होगी, क्योंकि जो चीनी है उसको यीस्ट ने शराब में बदल दिया। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो यही जो प्रोसेस जिसमें जो चीनी है वो शराब में बदल जाती है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। तो एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं लुइस पास्चर, उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन के बारे में जाना था। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखें कि दवाइयों में हम इन जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनको कैसे प्रयोग में लाते हैं। वेन एवर यू फॉल इल डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब भी आप बीमार होते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो आपको कुछ दवाइयाँ देता है, कैप्सूल देता है, और इंजेक्शंस सच एज पेंसिलिन, या फिर वो आपको इंजेक्शन भी लगा सकता है जैसे कि पेंसिलिन का इंजेक्शन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं से पैदा की जाती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये जब हमारे शरीर में जाती हैं तो वहाँ जाकर ये जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं उनको मार देती हैं या उनकी बढ़ोतरी को रोक देती हैं। सो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इसी तरह की जो दवाइयाँ होती हैं इन्हें एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो आज के दिनों में आजकल जो है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया या फंगी से बनाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन हुआ या एरिथ्रोमाइसिन हुआ, ये सब एग्जाम्पल, ये जो दवाइयाँ हैं ये बैक्टीरिया से ही या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक बॉक्स में बताया गया है। इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे वो बैक्टीरिया, जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट्स। तो जो उनकी प्लेट्स थी जिसके ऊपर वो बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे, जो कांच की प्लेट्स थी, उनमें से किसी एक पे उन्होंने कुछ हरे रंग का बढ़ा हुआ देखा। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने ये बात ध्यान से देखी कि ये जो मोल्ड है, ये जो एक तरह से फंगी है, ये जब उगी तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया था उसकी ग्रोथ रुक गई इसकी वजह से, बल्कि कुछ बैक्टीरिया जो था वो मर भी गया। तो इसी मोल्ड की सहायता से, जो ये उगा हुआ स्ट्रक्चर था हरा वाला, इसी की सहायता से उन्होंने पेंसिलिन का निर्माण किया। अब हम ये पढ़ रहे थे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये सब कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो ये अलग अलग तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बनाए जाते हैं अलग अलग तरह की सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ा के, ताकि उनकी वजह से जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म किया जा सके। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं काफ़ी हद तक ये जो है, ये जो हमारे जानवर रहते हैं उनके खाने में या फिर जो मुर्गियां रहती हैं उनके खाने में भी मिलाकर उनको दिए जाते हैं, ताकि उनमें किसी तरह जानवरों में
या मुर्गियों में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। और यही जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जो जब हम खेती करते हैं तो बहुत सारे पौधों जो अनवांटेड पौधे हैं जिन्हें वीड्स कहा जाता है उनकी बढ़ोतरी को रोकने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. अब यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लिए जानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और इसके अलावा जितने दिनों के लिए जो आपके डॉक्टर हैं उन्होंने दवाई लेने के लिए बोला हो वो आपको उतने दिन पूरी लेनी चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। मतलब जो एंटीबायोटिक्स है अगर आप उनको गलत मात्रा में ले लेंगे, ज़्यादा या कम मात्रा में लेंगे या फिर आप उनको डॉक्टर से बिना पूछे लेंगे तो हो सकता है कि जब आपको ये दवाई की आपकी बॉडी को ज़रूरत हो तो इसका आपके शरीर पे असर ही ना हो। So, also antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. इसके अलावा अगर हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारी बॉडी में जो ज़रूरी जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स आर however not effective against cold and flu एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कोल्ड सर्दी या फ्लू के केस में हमें फ़ायदा नहीं देते क्योंकि जो कोल्ड और फ्लू है ये वायरस से होता है ना कि बैक्टीरिया से। अब इसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन मतलब दवाइयाँ। तो यहाँ पे हम दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। आपने अपने आसपास देखा होगा जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। तकरीबन 3 साल की या 5 साल की उम्र तक उसको कभी 6 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, तो कभी 1 महीने के बाद कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि हम ये इंजेक्शन्स क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न है? अब देखिए, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब भी कभी हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, पैदा करती है टू फाइट द इन्वेडर, ताकि वो ये जो बाहरी हमलावर आया है वो इसके साथ युद्ध कर सके या इसको रोक सके। इसके लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेंस्ट। तो जो हमारी बॉडी है वो इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि इस जो ये जो पराजीव है, ये जो बाहर की चीज़ उसके बीच में एंटर करती है, अगर वो दोबारा भी आएगी तो उसके साथ कैसे लड़ना है। सो इफ़ अ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो इसलिए अगर हम जो मरे हुए या फिर जो बहुत कमज़ोर पराजीव हैं अगर वो हम एक हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में डालेंगे तो जो बॉडी है वो सूटेबल मतलब जो सही एंटीबॉडीज़ होंगे, जो सही एंटीबॉडीज़ होंगी उनको पैदा करेगी ताकि वो इन मरे हुए और जो वीक सूक्ष्म जीवाणु हैं इनको ख़त्म कर दे। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। और वो जो एंटीबॉडीज़ बॉडी ने शरीर ने पैदा किए होंगे वो शरीर में ही रहेंगे। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजेज माइक्रोब्स। और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे शरीर में रहेंगे और जो बीमारी पैदा करने वाली ये पराजीव है हम इनसे बचे रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो इसी तरीके से जो दवाई है, जो वैक्सीन है, ये जो हमें इंजेक्शन लगता है वो काम करता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है जैसे टीबी हुई,
जो स्मॉल पॉक्स हुआ या हेपेटाइटिस हुआ, ये सब बीमारियों को हम वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लगाने से हम बचा पाते हैं अपनी बॉडी को। मतलब जब एक बार हमारी बॉडी में इंजेक्शन लग जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, और एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रहते हैं। जब भी कभी उस बीमारी का हमला होता है तो एंटीबॉडीज़ उसे फाइट करके ख़त्म कर देते हैं। सर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक की बीमारी के लिए वैक्सीन ढूंढा था। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases। तो आपके बचपन में आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे जो कि आपको बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए दिए गए। कैन यू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से भी सहायता ले सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ, जो ज़रूरी इंजेक्शन होते हैं, ये आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में रहते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो आपने अक्सर टीवी पे पल्स पोलियो प्रोग्राम की ऐड देखी होगी, जिसमें बच्चों को पोलियो की दवा की 2 बूंदें पिलाने के लिए कहा जाता है, ताकि उसकी वजह से वो पोलियो की बीमारी से हमेशा के लिए बचे रहें। तो पल्स पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन इज़ एक्चुअली अ वैक्सीन। यही जो पोलियो की बूंदें बच्चों को दी जाती हैं, ये भी एक वैक्सीन ही है। A worldwide campaign against smallpox had finally led to the eradication from most part of the world। तो पूरी दुनिया में जो है चेचक के विरोध में एक जो कैंपेन चलाया गया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के लगभग सभी जगहों से चेचक हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human and other एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज़। तो आज की डेट में जो वैक्सीन्स हैं वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। तो अभी तक आज के लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतना ही। आई होप आपको मेरा चैप्टर पढ़ाना अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।